नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को साइंस क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में एकदम 95% लड़ने वाला बता रहा हूँ। आप लोग अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिए। पूरा एकदम 95% 100% क्वेश्चन लड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ओके, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करेगा। आप लोग कहेंगे सर जी आप गलत ही बता रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या होता है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं बाबू, f बराबर r/2 होता है, लेकिन f बराबर r/2 कहीं नहीं दिया है। तो ध्यान से देखोगे तो f बराबर r/2 को हम 1/2 गुणे r भी लिख सकते हैं ना, तब फिर आपका f बराबर r/2 फिर से हो जाएगा। तो हम एक बार फिर से इसको बनाएंगे तो 1/2 को भाग देंगे तो 0.5 मिल जाएगा और r मिल जाएगा। तो f बराबर 0.5 r दिया गया है। एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शन आते हैं, इसलिए मेरा हर एक वीडियो देखिएगा, आपको नया नया चीज़ देखने को मिलेगा। पूरा एकदम एग्जाम में लड़ जाएगा। ओके, तो आंसर क्या मिल गया, बी नंबर। अब आप लोग समझ गए होंगे ना कि बी नंबर इसका आंसर सही होगा। बहुत लोग डी नंबर पर टिक लगाए होंगे। अगला क्वेश्चन आपका है दूसरा नंबर, कौन सा दर्पण काल्पनिक तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कौन ऐसा दर्पण है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और छोटा बनता है। तो सबसे छोटा प्रतिबिंब आपका उत्तल दर्पण में ही बनता है और काल्पनिक बनता है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटा बनता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए सबसे बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो आप लोग बताना अवतल दर्पण में। और अवतल दर्पण में काल्पनिक वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा गोलीय दर्पण का उपयोग वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। तो बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण में ही ना बनता है। अवतल दर्पण में जब बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसी कारण ना डॉक्टर मरीजों के दांतों को बड़ा देखने के लिए, या फिर आप एक बार पढ़ते हो वहाँ पर चश्मे का उपयोग करते हो, ठीक है ना, छोटे छोटे अक्षरों को बड़े बड़े दिखने के लिए यूज़ करते हो ना, तो अवतल दर्पण ही आपका होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरता है तब किरण का परिवर्तन कोण होता है। तब किरण का जो परिवर्तन कोण होता है वो कितना होता है, तो 0 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का नहीं होगा, 0 डिग्री का वहाँ पर बनता है। 90 डिग्री का यानी कि राइट एंगल ट्रेंगल वहाँ पर नहीं बनेगा। क्या होगा आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर वाला, इसको ध्यान से याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर है ना। 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण जब आयताकार कांच के सिल्ली पर अभिलंब से 60 डिग्री पर आपतित होती है तो निर्गत कोण का मान क्या होगा। 60 डिग्री पर होगा तो उसका निर्गत कोण का मान क्या होगा। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि प्रकाश की किरण जब आयताकार कांच के सिल्ली पर अभिलंब से 60 डिग्री पर आपतित होती है तो निर्गत किरण भी 60 डिग्री ही ना होगा, क्योंकि दो बराबर भागों में बांटेगा तो भी तो 60 डिग्री का ही ना होगा जी। तो 60 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 180 डिग्री, हाँ 60 डिग्री का ही होगा, क्योंकि वो भी बराबर ही ना होना होगा, दोनों बराबर ही ना होगा। अब देखिए, जिसको डाउट लगे देख लेना, लेकिन उतना ही होगा, 60 डिग्री होगा। ओके, और ये देखिए अगला क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता +1d है, यानी कि 1d का मतलब वो 1 डायप्टर, तब उसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो हमेशा याद रखना है लेंस की फोकस दूरी, लेंस की जो क्षमता होता है वो होता है P बराबर 1/f। तो ऑलरेडी आपको मान दे दिया गया, P का 1d मान दे दिया गया है, तो बराबर में 1/f। तो जब f बाहर निकालिएगा तो 1/d हो जाएगा और 1/1d होगा। तो जब d आपका किस में होता है, मीटर में होता है, तो d को जब आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ऊपर 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि d मीटर में होता है और फोकस दूरी होता है ना वो हमेशा सेंटीमीटर में होता है। तो आपको फोकस दूरी को सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा, मीटर में हो mm में हो तो आपको सेंटीमीटर में ही लाना पड़ेगा। तो जब गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, पूरे 100 मिलेगा। 1 में 100 में गुणा का कोई फर्क ना पड़ेगा, तो पूरा 100 सेंटीमीटर मिलेगा। याद रखें ना, आपका पूरा 100 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन, एक बिंब समतल दर्पण के सामने 20 मीटर फोकस दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की दूरी बिंब से कितनी दूरी पर होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब क्या दोगे, तो पूरा आप लोग 40 सेंटीमीटर बताना। क्या बताना, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि कह रहा है कि एक बिंब समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब कि समझ लो कि f बराबर आपका 20 सेंटीमीटर दिया है, तो प्रतिबिंब की दूरी
कितना होगा समझ लो, तो प्रतिबिंब की दूरी बिंब से कितनी दूरी पर होगा समझ लो, एक तरफ से समझो ना। तो देखो ये क्वेश्चन इस पर बैठ जाएगा, एक तरफ से समझो तो F बराबर R/2 पर बैठ जाएगा। एक मैं आपको एक लॉजिक ट्रिक बता रहा हूँ। तो F का मान समझ लो 20 दिया है और बराबर में R/2, तो आसानी से गुणा कर देंगे, R का मान हमारा मिल जाएगा। और एक्चुअली में जब फिगर बनाइएगा ना तो एकदम ऐसा ही आपको मिलेगा, एकदम ऐसा ही आपको देखने को भी मिलेगा। तो याद रखना आपका 40 सेंटीमीटर मिल जाएगा, इसका दुगुना कर देना। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। आप लोग को याद रखना है लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। और अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में किसी बिंब का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में किसी भी चीज़ का प्रतिबिंब आपका रेटिना पर ही बनेगा, रेटिना जिसको हम लोग दृष्टि पटल बोलते हैं, तो रेटिना पर ही बनेगा। 9 का आंसर A नंबर मिलेगा। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है। न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है और दूरबिंदु अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है किसी मानव नेत्र में दूरबिंदु होता है, तो दूरबिंदु कितना होता है, अनंत होता है ना, अभी मैंने आपको बता दिया। तो दूरबिंदु आपका अनंत हो जाएगा एक साधारण मनुष्य में। ओके, तो 11 का आंसर A नंबर मिल जाएगा। 12 नंबर आपका क्वेश्चन बनता है कि एम्पियर सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि किसका होगा। तो एक बात तो क्लियर है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। तो ये तो आपका नहीं होगा। अब आवेश बचेगा, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, लेकिन एम्पियर कूलम भी, एम्पियर सेकेंड भी होता है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर B होगा। D नंबर पर टिक मत लगाना, ऐसे ही आप D नंबर पर मत टिक लगा देना। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन बताने से पहले अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, जो फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें सब कुछ मिलता है। अगर आप हमारे फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप, तो आपको उसमें PDF मिलेगा और एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा, सब कुछ वहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल फ्री है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो इस नंबर को नोट कर लो 9244, इस नंबर पर फ़ोन नहीं करना है, बस इस नंबर पर SMS करना है व्हाट्सएप पर सेव करके, हाय सर। जैसे ही आप हाय लिखेंगे, हाय जैसे ही आप लिखेंगे ना, तो हम इधर से आपको एक लिंक भेज देंगे। और जब हम लिंक भेजेंगे ना, तो उस लिंक पर आप क्लिक करके फटाक से हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ताकि आपको हमेशा क्लास मिल सके। ओके, अगला क्वेश्चन है ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा I प्रतिरोध R तथा विभवांतर V में संबंध क्या होता है। बाबू ओम के नियम के अनुसार ना हम लोग जानते हैं जो V होता है ना, जो V होता है वो समानुपाती I के होता है। लेकिन जब समानुपाती के चिन्ह हम लोग हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का हम लोग चिन्ह हटाते हैं, तो V बराबर क्या हो जाता है, I इंटू R बन जाता है। तो V बराबर I इंटू R कहीं दिया है, V बराबर I इंटू R, देखो ऑप्शन नंबर A में दिया, यही हो जाएगा। अब यहाँ से हम आराम से चाहें तो R बराबर V/I भी लिख सकते हैं, I बराबर हम V/R भी लिख सकते हैं, जो कुछ भी निकल सकता है। तो देख लेना, मेन आपका यही सूत्र होता है जो ऑप्शन नंबर A हम बताए हैं। अगला क्वेश्चन आपका किस चालक का प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है ना, ओम होता है, ओम को ऐसे सूचित करते हैं, ये ऐसे भी एग्जाम में दे देगा। अगला क्वेश्चन विद्युत शक्ति के लिए सूत्र क्या होता है। बाबू विद्युत शक्ति P के लिए देखो 3 सूत्र होता है। पहला होता है V²/R, दूसरा होता है आपका V इंटू आई होता है, तीसरा होता है I² भी होता है। तो उनमें से एक ही को दिया है P बराबर V इंटू आई, तो यही आपका हो जाएगा। सब नहीं दिया तो सब पर हम लोग टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, जो दिया है आप लोग उसी पर टिक लगाइए। अगला आपका क्वेश्चन है 16 नंबर, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है कि टंगस्टन के फिलामेंट क्या हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बना। तो वाष्पित नहीं होते हैं, इसलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा गैस खाना बनाने के लिए उपयोग नहीं होता है। तो आपको पता है LPG सिलेंडर का आप लोग उपयोग खाना बनाने में करते हो ना, जो आपके घरों में सिलेंडर आता है वो LPG सिलेंडर होता है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG सिलेंडर आपका होता है। तो उसका तो आप लोग उपयोग करते हो। तो कह रहा है किसका उपयोग आप नहीं करते हो, तो CNG का आप लोग उपयोग नहीं करते हो, CNG का आप लोग उपयोग नहीं करते हो। अगला क्वेश्चन है निम्न में दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। बाबू दिष्ट धारा उत्पन्न क्या करता है, तो बैटरी उत्पन्न करता है, क्योंकि बैटरी में दिष्ट धारा प्राप्त होता है, बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होता है। जो बैटरी हमारा होता है ना, उसमें दिष्ट धारा लगा होता है। दिष्ट धारा का मतलब हुआ कि केवल बैटरी से डायरेक्ट करंट की ही प्राप्ति होगा। अगर आपको
दोनों करंट की प्राप्ति चाहिए, एसी अल्टरनेटिव करंट एसी और डीसी, तो आपको जनरेटर में प्रवेश कर जाना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विद्युत मोटर का निम्नलिखित में कौन सा भाग विद्युत मोटर का नहीं है? विद्युत मोटर का कौन सा भाग नहीं है आपको बताना है। तो ध्यान से अगर देखिएगा ना तो ब्रश आपके विद्युत मोटर में रहता ही है, नाल चुंबक भी रहता है, धारावाहिक कुंडली भी रहता है, लेकिन लेंस नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पर मोटर में लेंस कहाँ से आ गया जी? तो डी नंबर वाला आंसर मिल जाएगा, मोटर में लेंस का नामो निशान नहीं होता है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन सीएनजी किस प्रकार का गैस होता है? सीएनजी संपीड़न प्रकृति गैस होता है। ये आपका बी नंबर वाला संपीड़न प्रकृति गैस, उसका पूरा नाम भी होता है, फुल फॉर्म। तो 20 का आपका बी नंबर सही आंसर मिल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा एक है बाबू, सौर ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत होता है। नवीकरणीय इसलिए हुआ क्योंकि सौर ऊर्जा को हम लोग समाप्त नहीं कर सकते हैं। ओके, इसलिए ये हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हुआ। अनवीकरणीय ऊर्जा नहीं हुआ, क्योंकि अनवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जिसको हम लोग आसानी से, मतलब आसानी से नहीं बल्कि एक बार यूज करने के बाद दोबारा हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। सपोज डेट जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब आपका हो जाएगा, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का विशाल भंडार होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, जो ईंधन जलने पर कम धुआं और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना, ये तो आपका एक प्रकार का परिभाषा बन गया जो एग्जाम में काम आएगा। उत्तम ईंधन, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उत्तम ईंधन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। तो जो ईंधन जलने पर कम धुआं और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है वह कहलाता है क्या? तो उत्तम ईंधन। तो कोयला को जब जलाओगे तो कम धुआं देगा और अधिक ऊष्मा देगा, तो वो आपका उदाहरण होना ही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि धारा का मान तथा दिशा दोनों समय के साथ बदलता है तो ऐसे धारा को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे धारा को हम लोग प्रतिवर्ती धारा कहते हैं ना, क्योंकि ये दोनों धारा का मान और दिशा दोनों समय के साथ ही बदलता है, इसलिए अल्टरनेटिव करंट यानी कि आपका प्रतिवर्ती धारा कहलाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह हमारा ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, और क्षेपण नहीं होगा बल्कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। 24 का आंसर बी नंबर मिलेगा। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O एरो सी कॉपर प्लस जल किस प्रकार की अभिक्रिया? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को आप लोग हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया का नामो निशान नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं 3 ऑप्शन ए, बी और डी। तो ध्यान से देखिएगा, आपका ऑप्शन में रेडॉक्स हो जाएगा, रेडॉक्स में आपके सब आ जाएंगे, हाँ रेडॉक्स हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो जल का पहले सूत्र लिख लीजिए H2O, और H2O में हाइड्रोजन में 2 है तो 2, और अनुपात ऑक्सीजन में 1 है तो 1, तो 2:1 ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर, आसान है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल्टवाइज जो होता है ना, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको चूना पत्थर कहते हैं ना, चूना पत्थर इसी को कहते हैं ना, हाँ यही उपयोग होता है आपका दीवारों को सफ़ेदी करने में, इसे याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये काफ़ी मतलब ना भारी क्वेश्चन पूछा है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? तो घोल का रंग जो होता है ना वो परिवर्तित होकर आपका पीले रंग में बदल जाता है, पीले रंग में। ओके, पीले रंग में। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिस कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल होता है। साधारण क्वेश्चन पूछता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा है ना, तो मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। देखो, जब भी आपको कोई मधुमक्खी काटती है तो आपको पता है ना जलन होता है, आप उसके जगह पर रगड़ने लगते हैं तो फूल जाता है, फुंसी हो जाता है, लाल हो जाता है, आपको दर्द होने लगता है, जलन महसूस होता है, उसमें एक अम्ल होता है, वही अम्ल आपका मेथनोइक अम्ल होता है। ओके, याद रखना। किसी भी चीज़ के डंक अगर कोई भी चीज़ आपको डंक मारती है ना तो समझ लो उसमें मेथनोइक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होगा। अम्लीय वर्षा के जल के पीएच मान 5 से कम होता है, कितना? तो 5 से कम होता है, इसे याद रखना। 31 नंबर क्वेश्चन है, खरिया का रासायनिक सूत्र। देखो खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खरिया का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये हमारा सी नंबर वाला आंसर मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट सी नंबर वाला हमारा सही उत्तर मिलेगा, तो सी नंबर वाला आपका सही उत्तर मिलेगा, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक क्या है? तो बाबू आयोडीन युक्त नमक क्या होता है? देखो नमक जिसमें होगा वो आपका हो जाएगा। देखो ए नंबर में भी है, बी नंबर में भी है। NaCl क्या है? NaCl जो आपका है ना NaCl, तो NaCl आपका नमक ही होता है, क्योंकि ये नमक का ही सूत्र होता है, इसलिए हमारा दोनों आंसर मिलेगा, ए और बी दोनों आंसर मिलेगा, याद रखना।
अगला हमारा क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं। तो जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं ना तो लवण बनाते हैं, और लवण के साथ साथ ना लवण के साथ साथ आपका और क्या बनाते हैं, तो जल भी बनाते हैं। लेकिन जल नहीं दिया, एक ही को चीज़ दिया है लवण, तो लवण पर टिक लगा दो। और यह अभिक्रिया आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा होता है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं ना, तो इस प्रकार का अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। और 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो आपका अधिक अभिक्रियाशील धातु में बात करूँ तो पोटेशियम हो जाएगा ना। पोटेशियम सबसे ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील धातु आपका पोटेशियम होता है। पोटेशियम, एक मिनट, पोटेशियम या फिर सोडियम। 34 नंबर है ना, 34 नंबर है पोटेशियम सोडियम। हाँ पोटेशियम होगा। पोटेशियम के बाद दूसरे नंबर पर आपका आता है सोडियम, उसके बाद से कॉपर ऊपर आएगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा अधिक अभिक्रियाशील आपका पोटेशियम होगा, बाद में आपका कॉपर सोडियम होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत का सुचालक क्या, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि ग्रेफाइट एक अधातु है और अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक होता है। तो हमारा सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा 35 का। 35 का आंसर क्या बनेगा, सी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण कहते हैं। आंसर बी नंबर सही उत्तर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो क्लोरीन Cl होता है, परमाणु संख्या 17 होता है। आप बना लीजिए 1s2 2s2 2p6 2p6 फिर 3s2 अब 3p। अब देखिए कितना बच रहा है, 4 6 4 10 10 2 12 12 5 17 बच रहा है। तो कह रहा है कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। तो बाह्यतम कोश कौन है, आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाह्यतम कोश यही है ना, 3 वाला। तो इसमें 2 इसमें 5 तो जोड़ेंगे तो 7 मिल जाएगा, तो 7 मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं। तो विद्युत संयोजी कहलाते हैं ना, विद्युत संयोजी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क होता है। एल्युमिनियम धातु का। जो बॉक्साइट होते हैं ना, वह एल्युमिनियम धातु के एक महत्वपूर्ण अयस्क होते हैं। तो सी नंबर आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व रहते हैं। तो निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं, निकेल एवं क्रोमियम, क्योंकि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अतिरिक्त और अन्य तत्व उपस्थित रहते हैं, वो है आपका निकेल एवं क्रोमियम। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक का मतलब कि उसमें माइनस चार्ज होना चाहिए। तो कैल्शियम क्लोराइड में ना, क्लोराइड में क्लोरीन यानी कि कैल्शियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। तो क्लोरीन जो है ना उसमें माइनस चार्ज होता है, इसीलिए हमारा आयनिक यौगिक कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही है, जवाब मिल जाएगा 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, गंधक की परमाणु संख्या। देखो गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है, क्योंकि गंधक का संकेत एस होता है। एस को हम लोग सल्फर बोलते हैं, और सल्फर का ही दूसरा नाम होता है गंधक, और इसी की परमाणु संख्या 16 होता है। तो इस क्वेश्चन से आप अनजान थे ना, तो इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। तो मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है आपका CH4। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन यही है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन यही है, क्योंकि ये नंबर 1 पर आता है, इसलिए सबसे सरल हाइड्रोकार्बन इसे ही माना गया। एक्चुअली में हाइड्रोकार्बन सब है, इथेन प्रोपेन ब्यूटेन सब है, लेकिन नंबर 1 पर ये आता है, इसलिए हम लोग इसको सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है। हीरा होता है। हीरा बाबू सबसे प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन, पेंटेन C5H12 कितने संरचना समयोगी होंगे। बाबू पेंटेन के 3 होते हैं, ब्यूटेन के 2 होते हैं। तो पेंटेन के 3 कौन कौन से होंगे, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ये 3 पेंटेन के समयोगी होते हैं, जबकि ब्यूटेन के आइसो और नियो ही होता है, नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है ना, नॉर्मल आइसो नियो, हाँ मतलब कि 2 होता है ब्यूटेन का और 3 होता है आपका पेंटेन का। अगला क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का यूपीए का नाम। इथाइल अल्कोहल का यूपीए का नाम होता है एथेनॉल, और एथेनॉल का यूपीए का नाम होता है इथाइल अल्कोहल। इन दोनों में फर्क समझ लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसका सूत्र होता है C2H5OH, इसका सूत्र होता है। ओके, याद रखना। अगला आपका 47 नंबर क्वेश्चन आ गया ना। तो 47 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि वनस्पति तेलों में होती है तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है वनस्पति तेलों में। ओके, तो आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा, संतृप्त नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो कक्षों की संख्या समान होता है ना, कक्षों की संख्या क्या होता है, तो समान होता है। तो डी नंबर वाला सही उत्तर मिल जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व होता है। तो हीलियम आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व होता है, क्योंकि हीलियम
क्योंकि ग्रुप 18 के जितने भी तत्व होते हैं ना, सबके तत्वों की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता, वो 0 होता है, और ये ग्रुप 18 का तत्व होता है। इसको अक्रिय गैस के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा आंसर मिल जाएगा आपका 49 का ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ओके, देखो जो भी विद्यार्थी अभी तक शुरू से कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं, उनको टेंशन हो रहा है कि कैसे क्या करें, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ना ऑल विषय का, सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम में एकदम फंसने वाला, एग्ज़ाम 100% लड़ने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मेरे पास गेस है। टाइपिंग किया हुआ है, आंसर सहित आपको मिलेगा, एकदम पेंट करके बढ़िया से एकदम सजा कर आपको मिलेगा। तो जिसको भी लेना है आप ले सकते हैं। एग्ज़ाम में एकदम रट जाना, पूरा एग्ज़ाम में क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो कैसे लेना है उसके लिए बाबू मात्र ना 199 रुपये का चार्ज लगता है। 199 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, पढ़ाई करना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो 199 रुपये आप पेमेंट करके व्हाट्सअप के माध्यम से वो PDF ले लेना, और व्हाट्सअप के माध्यम से PDF जब लोगे ना, तो आप उसको वहीं से डाउनलोड करके या फिर वहाँ से लेकर आप उसको डेली याद करना, पूरा फंस जाएगा। तो कैसे लेना है, लेने के लिए बाबू आप लोगों को ना ये मोबाइल नंबर नोट कर लेना है 9693। इस नंबर पर ना SMS करना व्हाट्सएप पर लिखकर कि सर हमको PDF लेना है, कौन से नंबर पर पेमेंट करें, आप वो नंबर दीजिए। तो यही नंबर है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखा देना है। ओके, नहीं तो SMS करोगे तो मैं आपको ना स्कैनर भेज दूंगा, आप उससे भी कर लेना। 9693779407 रंजन सर स्टडी प्लस के नाम से आप लोग सेव कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम आपको 100% गारंटी देते हैं लड़ने की। ये नहीं है कि आपको एक बार दे देंगे तो देने के बाद आप कहाँ हम कहाँ, आप मेरा यही नंबर है, पर्सनल नंबर है, इसलिए मैं आपको ये दे रहा हूँ। ओके, तो जिसको भी लेना है आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके।